एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स का पार्ट 5 देख रहे हैं। आज हम अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सारा कंसंट्रेटेड था टुवर्ड्स द एक्सपोर्टर्स। आज हम पढ़ेंगे कि भाई जो भी एक्सचेंज या ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस है वो इंपोर्टर्स के लिए भी जो अवेलेबल है उनको हम स्टडी करेंगे। बेसिकली क्या है कि एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज है, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में आ रहा है तो देट इज गुड। क्योंकि एक्सपोर्ट आएगा तो क्या आएगा, उसके साथ साथ डॉलर आएगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा मतलब डॉलर हमारे पास आएगा बाहर से। इंपोर्ट में क्या है कि हमारी कंट्री से डॉलर जा रहा है बाहर। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। तो इसकी कोई भी गाइडलाइन होगी तो वो ये थोड़ा सा ये होगी कि भाई डॉलर का थोड़ा ध्यान रखो, कम से कम जाए, टाइमली जाए, वैसे जाए, इस तरीके से। इंपोर्ट तो अगर ज़्यादा होगा तो हमारी कंट्री से डॉलर कम होगा, क्योंकि डॉलर बाहर जाएगा। क्योंकि हमें पेमेंट किस में करना पड़ेगा, बाहर से हम सामान मंगाएंगे तो हमें पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी से सारे कंसेप्ट डेराइव होते हैं। तो वही हमें पता है कि जब एक्सपोर्टर के लिए जो गाइडलाइन एप्लीकेबल थी कि आईईसी कोड होना चाहिए जो कि डीजीएफटी इश्यू करता है। जब बैंक को ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंपोर्टर आता है तो वो जो इंपोर्टर या तो अप्रूव्ड कमोडिटी का ही होना चाहिए। अप्रूव्ड कमोडिटी का मतलब है कि या तो उसका लिए कोई मतलब कोई परमिशन की जरूरत नहीं है या इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत है, तो वो लाइसेंस होना चाहिए अवेलेबल। जो इंपोर्ट का जो पेमेंट है वो क्या होना चाहिए, विद इन 6 मंथ होना चाहिए। जो भी यहाँ का इंपोर्टर है उस वो पेमेंट करेगा तो उसको पेमेंट कब करना है कि 6 मंथ में कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। हालांकि जब अगर मान लो कि डिफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स है, उसका मतलब क्या होगा कि ट्रेड क्रेडिट है या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, उस केसेज में ये जो पेमेंट है 5 ईयर तक भी हो सकता है। अगर मान लो कि इंपोर्टर बैंक से एडवांस ले रहा है, एडवांस ले रहा है मतलब एडवांस ले रहा है मतलब कि वो बोल रहा है कि ये इंपोर्टर है, इंपोर्टर, और ये बैंक के पास आता है, उसके बैंक के पास, और बोलता है कि एक्सपोर्टर को आप इतना एडवांस भेज दो। उसने मटेरियल भेजा नहीं है तो भी एक्सपोर्टर को भी तो पैसे जरूरत हो सकती है एडवांस। तो एडवांस अगर अप टू यूएसडी 2 लाख तक हो रहा है, यूएसडी 2 लाख तक हो रहा है, और इक्विवेलेंट अमाउंट मतलब हो सकता है कि ऐसी कंट्री में इससे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं जहां पर यूएसडी नहीं चलता हो और कोई यूरो चलता हो, तो इक्विवेलेंट वर्ड और यूज करना है, और इक्विवेलेंट। तो तो अब देखो क्या हो रहा है कि एडवांस जा रहा है, एक्सपोर्टर ने शिपमेंट नहीं किया, तो बैंक को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें बैंक को एक केयरफुलनेस की बात ये ध्यान रखनी है कि भाई जो जब भी वो एडवांस दे रहा है तो ऐसा नहीं कि कितना भी दे दे, कोई वो नहीं है भाई, कोई लिमिट नहीं है कितने रुपए का भी। क्योंकि यूएस डॉलर हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, यूएस डॉलर मतलब फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो यूएस डॉलर 2 लाख और इक्वलेंट जा रहा है तो बैंक अलाउड है सारा असेस करके। पर अगर 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो बैंक के पास या तो बैंक चाहे तो क्या कर सकता है कि भाई एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट मांग सकता है, या कौन से एक्सपोर्टर की कंट्रीज, एक्सपोर्टर की जो, या भी एक्सपोर्टर की कंट्री का, या जो भी रेपुटेटेड बैंक है कोई इंटरनेशनल बैंक है उसका बैंक गारंटी मांग सकता है, या इंटरनेशनल कोई बैंक है उसके बेस्ड पे काउंटर गारंटी मांग सकता है। मतलब बेसिकली उसको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। 2 लाख से पर नहीं भी मांग सकता अगर बैंक की पॉलिसी अलाउ करती है, और बियॉन्ड 5 lakhs के अबव कर रहा है तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए। किसका, आरबीआई का प्रायर, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। बेसिकली बेसिक बात क्या है, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए।
मेन बात है कि जो एडवांस होगा सप्लायर को और या उसके बैंक को ही होगा, एजेंट को नहीं होगा। ये नहीं कि एक्सपोर्टर का कोई एजेंट है उसको हमने पेमेंट कर दिया, क्योंकि ये हमारे देश से यूएस डॉलर जा रहा है। दूसरा साथ में ये है कि जब ये एडवांस से हुआ तो फिजिकल इंपोर्ट्स क्या हो जाना चाहिए, 3 मंथ्स में हो जाना चाहिए, जब ये आपने एडवांस से दिए, फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस ऑफ एडवांस। रेमिटेंस ऑफ एडवांस, क्लियर है। और कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया मशीनरी जो है, इस टाइप के आइटम, तो उनमें क्या है 3 साल का टाइम दिया हुआ फिजिकल इंपोर्ट होने के लिए। ये सब कंडीशन एप्लीकेबल है जब आप एडवांस रेमिटेंस दे रहे हैं, एडवांस पेमेंट करवा रहा है, इंपोर्टर बोल रहा है कि एक्सपोर्टर को एडवांस पेमेंट कर दो। उस केस में क्या है कि कैपिटल गुड्स क्या है, थोड़े टाइम लगता है, तो हो सकता है कि उनकी जो फिजिकल इंपोर्ट है वो एक्चुअल में आएंगे, वो थोड़ा हो सकता है कि 3 साल तक उनके लिए अलाउड है। जब भी कोई भी इंपोर्टर इंपोर्ट करता है तो उसको ऑथोराइज डीलर को एविडेंस ऑफ इंपोर्ट देना पड़ता है। वो उसमें क्या कर सकता है, बिल ऑफ एंट्री दे सकता है। बिल ऑफ एंट्री आपको समझना है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफाइड कस्टम, वो कस्टम अथॉरिटी सर्टिफाई करते हैं, उसका मतलब है कि भाई इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स हो गया है। बिल ऑफ एंट्री की जगह वो पोस्टल मतलब एक पोस्टल अप्रेजल फॉर्म भी होता है, वो भी दे सकता है, ताकि ये क्या एविडेंस करेंगे कि भाई इंपोर्ट हो चुका है। पोस्टल अप्रेजल फॉर्म और कस्टम्स असेसमेंट सर्टिफिकेट, क्या है कस्टम्स असेसमेंट सर्टिफिकेट, बेसिकली ये सब क्या एविडेंस करेंगे कि भी इंपोर्ट हो गए। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इंपोर्ट हो गए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंपोर्ट को सर्टिफाई करने के लिए या तो बिल ऑफ एंट्री। अब क्या है कि पहले अब अभी जो है आरबीआई ने जैसे एक्सपोर्ट्स के डाटा की प्रोसेसिंग के लिए ईडीपीएमएस बनाया ना, एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट लिख लो, वैसे ही क्या बनाया है इंपोर्ट डाटा जो है, जो इंपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसी में क्या देना पड़ेगा, ये सारा बिल ऑफ एंट्री है जो वो है वो देगा कौन, जो अथराइज डीलर है, वो फिर उसमें एंट्री करेगा आईडीपीएमएस सिस्टम में। जो इंपोर्टर है वो बैंक को दे देगा, बैंक की ये सारी डिटेल। और इसमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये भी आ गया कि एक्सपोर्ट के केस में जो एक्सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके लिए एडीपीएमएस है, जो सब बैंकों को जो भी सारी रिपोर्ट देनी है एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो हमने देखा था, वो किस में जाएगी एडीपीएमएस में। और इंपोर्ट से रिलेटेड सारी डिटेल बैंक को देनी है, वो किस में जाएगी आईडीपीएमएस में। ये आरबीआई के सिस्टम्स है। और इसमें क्या होगा कि आरबीआई की कोई जानकारी लेनी है जो आरबीआई भी वापस से अपडेट करता रहेगा, तो वो सब ये सिस्टम क्या बन गया है, आईडीपीएमएस और ईडीपीएमएस सेम इसी की तरह। जैसे जैसे ईडीपीएमएस हमने समझाया था, वैसे ही इंपोर्ट के केस में आईडीपीएमएस एप्लीकेबल होगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, वो होती है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी, जैसे ये इंपोर्टर है और ये एक्सपोर्टर है, वो क्या कर सकता है, इंपोर्टर एक क्रेडिट ले सकता है। कि जैसे मान लो कि इंपोर्टर है, वो क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि उसको क्या करना है कि भाई जो है कि भाई वो मतलब कि भाई उसको मतलब उसको जो ये ट्रांजेक्शन है उसको फाइनेंस करना है। ट्रांजेक्शन क्या है, इंपोर्टर को पैसे चाहिए सामान खरीदने के लिए, इंपोर्टर को सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पेमेंट करना है, तो उसको वो क्या कर सकता है, उसके लिए क्रेडिट ले सकता है। और क्रेडिट किस तरीके से ले सकता है कि एक तो है कि भाई जो वो जो एक क्रेडिट है वो क्या हो कि वो क्रेडिट खुद सप्लायर्स क्रेडिट का मतलब, ये ट्रेड क्रेडिट दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब इसको टीसी भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये एक तो होता है कि भाई ये जो एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर का मतलब बायर, एक्सपोर्टर का मतलब सेलर, और ये सप्लायर जो मटेरियल दे रहा है वो खुद ही क्रेडिट भी दे दे, तो उसको क्या बोला जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, जो कि बाद में रिटर्न कर देगा जब सारा उसका सामान बिक जाएगा उसके हिसाब से, तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है,
सप्लायर्स क्रेडिट का मतलब जिसको किसने अरेंज किया, सप्लायर ने ही अरेंज किया है। और एक होता है बायर्स क्रेडिट। बायर्स क्रेडिट में मतलब क्या होता है कि जो बायर ने अरेंज किया मतलब वो इससे नहीं लिया, एक्सपोर्टर या सेलर से नहीं लिया, उसने क्या किया, बायर ने अरेंज किया। क्रेडिट किसको चाहिए, क्रेडिट तो चाहिए बायर को ही, पर एक तो होता है उसको अरेंज किसने किया, एक्सपोर्टर से ले लिया उसने, या फिर बायर ने क्या किया, एक्सपोर्टर की कंट्री में कोई बैंक है जो भी उस बैंक से लिया, एक्सपोर्टर की कंट्री में कोई बैंक है उससे लिया, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया बायर क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, इस वाले केस में जब वो एक्सपोर्टर की कंट्री में बैंक से, तो वो क्या करता है, अपनी कंट्री वाले में किसी बैंक से कांटेक्ट करता है, और ये बैंक अपने जो भी जानकार बैंक है वहां से उसको बोलता है कि भैया क्रेडिट अवेलेबल करवाओ। वो क्रेडिट अवेलेबल कराने का मतलब क्या हो गया कि वो पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को, ये जो बैंक है ये क्या कर देगा, एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा, और बाद में इसको इस बैंक को पेमेंट करना होगा। तो ये क्या हो गया, बायर्स क्रेडिट। तो इसने किससे क्रेडिट ले लिया, वहां के बैंक के क्रेडिट। अब जो ये ट्रेड क्रेडिट है, बेसिकली क्या है कि हम लोग बाहर से डॉलर उधार ले रहा है, यहाँ का इंपोर्टर बाहर से डॉलर उधार ले रहा है, तो ये क्या आरबीआई की गाइडलाइन से एप्लीकेबल होता है। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रेड क्रेडिट टर्म है वो तब एप्लीकेबल होती है जब हम लोग क्रेडिट एक्सटेंडेड ट्रेड क्रेडिट की जो डेफिनेशन वो भी कई बार एग्जाम में आती है कि जो डायरेक्टली बाय ओवरसीज सप्लायर, या तो ओवरसीज सप्लायर से मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लायर क्रेडिट, या ओवरसीज बैंक से मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बायर क्रेडिट बोलेंगे। पर ये क्या होना चाहिए, लेस देन 3 इयर्स होनी चाहिए, जिसकी जो मेच्योरिटी है वो क्या होनी चाहिए, 3 ईयर से कम होनी चाहिए, तब तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे। अब अगर ये मोर देन 3 इयर्स है, 3 इयर्स या अबोव है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ईसीबी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बोलेंगे। और जब ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है तो ईसीबी की जो गाइडलाइन है ईसीबी के रिस्पेक्ट में आरबीआई की वो फॉलो होगी। और अगर मान लिया लेस देन 3 इयर्स है, चाहे बायर क्रेडिट हो सप्लाई क्रेडिट हो, तो कौन सी गाइडलाइन एप्लीकेबल होगी, ट्रेड क्रेडिट वाली गाइडलाइन एप्लीकेबल होगी। सप्लाई क्रेडिट रेफर्स टू क्रेडिट एक्सटेंड बाय ओवरसीज सप्लायर, ओवरसीज सप्लायर ही अगर क्रेडिट दे रहा है बायर को तो वो क्या हो गया, सप्लायर क्रेडिट। और अगर लोन फॉर पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स इनटू इंडिया अरेंज बाय द इंपोर्टर फ्रॉम ए बैंक इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, ये जरूरी नहीं है कि इसी एक्सपोर्टर के बैंक में हो, कहीं से भी बैंक में हो सकता है, पर ये इंपोर्टर ऐसा नहीं कि भाई एक्सपोर्टर की कंट्रीज को लेना देना नहीं, पर बोरो कहां से करना है, बाहर की कंट्री से, तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेड क्रेडिट बोला जाएगा। अब इसमें गाइडलाइन का एक हमने क्या कि आरबीआई का सर्कुलर का, आरबीआई सर्कुलर इसका सोर्स है, आरबीआई जो सर्कुलर लेटेस्ट आया है 2019 में, हमने उसका रेफरेंस लिया है ताकि आपको ये जो ट्रेड क्रेडिट है उसमें कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इन्होंने बताया कोई पैरामीटर और डिफरेंस कि एफसी ऑन द फॉरेन करेंसी नॉमिनेटेड और आईएनआर डोमिनेटेड जो ट्रेड क्रेडिट है, तो इसमें ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो बायर क्रेडिट या सप्लायर क्रेडिट। इसके लिए कौन बोरोवर है एलिजिबल, मतलब जो इंडिया में रेजिडेंट है एक्टिंग एज एन इंपोर्टर, जो इंपोर्टर होगा वही तो ठीक करेगा ट्रेड क्रेडिट। अब इस जो ट्रेड क्रेडिट है इसके लिए जो लेंडर कौन होगा, ये होगा सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होगा सप्लायर क्रेडिट के लिए। और बायर क्रेडिट के लिए क्या होगा, जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बाहर की कंट्री में है वो क्या होंगे, उनसे ये ट्रेड क्रेडिट लेना होगा। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हैं जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, मतलब जिन उन बैंक्स में जिनमें फॉरेन इक्विटी है, वो बैंक अगर आउटसाइड इंडिया है, या वो बैंक अगर इंडिया में है पर उनका एफएससी कोड है, तो वो भी अलाउड है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग ऑपरेटिंग फ्रॉम आईएफएससी ए लेंडर विल बी सब्जेक्ट टू, पर ये जो है इंडिया में लोकेटेड है उनका क्या होगा, सब्जेक्ट टू प्रूडेंशियल गाइडलाइंस इश्यूड बाय कंसर्न रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स ऑफ रिजर्व बैंक, मतलब उनके ऊपर थोड़ी लिमिट है। हाउ फर्दर अगर मान लो कि फॉरेन ब्रांचेज और सब्सिडरी जो भी इंडियन बैंक्स है, मतलब इंडिया का बैंक बाहर हो, तो उसकी जो ब्रांच है या सब्सिडरी है वो भी दे सकती है, पर वो क्या होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए। एफसीवाई का मतलब फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। हालांकि आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत है, मेन बात कंसेप्ट समझने के लिए
कि अगर लेंडर कौन होगा, अगर सप्लायर क्रेडिटर तो सप्लायर ही होगा, और बायर क्रेडिटर तो कौन होगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो कि बाहर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अमाउंट है ऑटोमेटिक रूट का मतलब बिना अप्रूवल के कितने का आप ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, तो यूएसडी 50 मिलियन तक ले सकते हैं, और इक्विवेलेंट हमेशा रहेगा पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन मतलब एक इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में ट्रेड क्रेडिट आप कितना ले सकते, 50 मिलियन, और 50 मिलियन यूएस डॉलर का या इक्विवेलेंट अमाउंट का ले सकते हैं। पहले ये जो थी आपकी बुक में, जो लेटेस्ट बुक है उसमें भी 20 मिलियन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 20 मिलियन दिया हुआ है, जबकि क्या हुआ 2019 में जो सर्कुलर आया उससे क्या हो गया, 50 मिलियन हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो आप ऑयल और गैस रिफाइनिंग का कोई कर रहे हैं तो उसमें 150 मिलियन का अलाउड है, और एयरलाइन और शिपिंग में है, ऑयल एंड गैस में, उनमें क्या 150 मिलियन का अलाउड है, जबकि नॉर्मल केसेज में जो अपन को नॉर्मली ध्यान रखना है तो ये क्या है 50 मिलियन का, जो कि आपकी बुक में 20 मिलियन दिया हुआ है पुराना के हिसाब से। इसके अलावा जो पीरियड ऑफ ट्रेड क्रेडिट होगा वो ठीक है कि भाई अगर मान लो कि डेट ऑफ शिपमेंट से इसको जो है वो लेना है, और ये 3 इयर्स के लिए होगा, तो ये पीरियड ये क्या होगा 3 इयर्स। अगर कैपिटल गुड्स है तो, कैपिटल गुड्स है तो क्या होगा 3 इयर्स का, और नॉन कैपिटल गुड्स है तो उनमें क्या होगा 1 ईयर होगा, या ऑपरेटिंग साइकिल टाइम जो भी है वो होगा विच एवर इज लेस, तो मतलब बेसिकली क्या है 1 ईयर या लेस होगा। और सिर्फ यार सिर्फ बिल्डर्स पीरियड उन चीजों के लिए, ये चाहे नॉन कैपिटल है पर ये भी काफी बड़ी चीजें हैं, तो इनके लिए भी क्या होगा ये 3 इयर्स होगा। तो बेसिकली क्या होगा, जो भी टीसी होंगे मैक्स टू मैक्स कितना होगा, तो पीरियड ऑफ टीसी मैक्सिमम क्या होगा 3 इयर्स, जो कि कैपिटल के लिए है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन 3 होना चाहिए टीसी के लिए जो पीरियड है, उन्हीं को क्या बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे। अगर उससे ज्यादा आपने बायर क्रेडिट या सेलर क्रेडिट लिया है तो वो ईसीबी का पार्ट बन जाएगा, और ईसीबी का पार्ट बन जाए तो ईसीबी वाली जो गाइडलाइन है वो एप्लीकेबल होगी। इनके लिए जो कॉस्ट लगती है वो क्या है कि बेंचमार्क रेट मतलब लंदन इंटरबैंक रेट है फॉर एग्जांपल, तो उसका उसमें प्लस 25% जो बेसिस पॉइंट है उसका स्प्रेड अलाउड है। या आपके बुक में 350 बीपीएस दिया हुआ है, वो भी पुराने के हिसाब से रीसेट में क्या है 20 to 50 बीपीएस का स्प्रेड अलाउड है। ये इसके सारे कंसेप्ट है जो कि आपको बिल्कुल कंसेप्चुअलाइज हमने समझाए होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।